Hello students, I am Navnil Gaud again with you. We are doing the question answer of lesson first. अभी पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। फर्स्ट ये लेसन फर्स्ट है 8th की साइंस की बुक का। अभी जो मैंने आज ही एक वीडियो आपको इससे पहले डाला है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें कर लिया था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो इसकी एक टेबल यहाँ पर अपने इसमें आई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें पेज नंबर भी बता देता हूँ। ये जो टेबल दी हुई है यानी पेज नंबर 7 पर दी हुई है। पेज नंबर 7, ये पेज नंबर 7 पर एक टेबल दी हुई है। इसमें उर्वरक और खाद के अंदर अंतर बताया गया है। तो ये टेबल अगर आप बना देते हैं तो इसमें सारे अंतर आपको स्पष्ट हो जाएंगे। तो ये पेज नंबर 7 से आप इस टेबल को यूज करें उर्वरक और खाद में अंतर के लिए। अगला 6th क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई का जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर इसमें, उसके अंदर अपन जाएंगे तो अपने को इसका उत्तर मिल जाएगा। सिंचाई किसे कहते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने पूछा है सिंचाई किसे कहते हैं। तो सिंचाई की परिभाषा सबसे पहले अपने को लिखनी पड़ेगी। तो उससे यहाँ पर आपको पेज नंबर 7 पर ही, जहाँ पर ये अभी मैंने आपको टेबल बताई थी, पेज नंबर 7 पर ही सिंचाई की परिभाषा आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो लिखा है, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर कोई सिंचाई की सटीक परिभाषा दिख नहीं रही है और यहाँ पर भी केवल तरीके दिए गए हैं। प्रश्न, अब इसमें सिंचाई की परिभाषा शायद अपने को वहाँ मिल जाएगी, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। अभी उसमें 2 विधियों का वर्णन लिखने के लिए बोला था क्वेश्चन में, तो वो विधियाँ आप यहाँ से लिखिए। उसमें ये लिखा था कि ऐसी 2 विधियों का वर्णन कीजिए जिसमें मितव्ययता से उपयोग होता है जल का। तो ये एक तो ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, और दूसरा छिड़काव तंत्र। ये 2 आधुनिक जो पद्धतियाँ हैं, ये दोनों ही जल की मितव्ययता से उपयोग करती है और अच्छा उपयोग करती है। तो इनका उपयोग इन दोनों का वर्णन आप कर सकते हैं। तो पहले आप सिंचाई की डेफिनेशन लिख लें, वो मैं अभी आपको उधर देखकर बताता हूँ। पहले आप वो लिखें, उसके बाद में ये यहाँ से आप ये लिखें, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न है। पहली, छिड़काव तंत्र, इसका ये वर्णन पूरा करें आप और इसका चित्र भी बनाएं आप छिड़काव तंत्र का ये वाला। इसी तरह दूसरा, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र, इसका भी वर्णन जितना दिया हुआ वो करें और इसका चित्र बनाएं। अब बात करते हैं सिंचाई की परिभाषा। अगर यहाँ देखते हैं, अगर इसमें मिल जाएगी तो आपको ठीक है, और नहीं तो मैं आपको सिंचाई की परिभाषा बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर दी हुई है परिभाषा। ये जो आपने क्या सीखा वाले बिंदु है यहाँ पर दी हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। उचित समय पर और निश्चित अंतराल पर जब फसल को जल दिया जाता है, उसकी पूर्ति की जाती है, तो उसको सिंचाई कहते हैं। ये पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको उन 2 विधियों का वर्णन करना है। तो ये आपको इसका आंसर हो गया है। उसके बाद में 7th क्वेश्चन है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। चर्चा कीजिए। तो वैसे गेहूं रबी की फसल है, यानी सर्दी में बोई जाती है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि गेहूं को अगर बरसात की ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा। तो इसके आंसर में अपने को ये लिखना है कि किसी भी फसल पर ऋतु का
और किसी भी ऋतु में जो भी जलवायु कारक होते हैं, वहाँ उस ऋतु के अंदर जो पानी की उपलब्धता होती है, किसी भी ऋतु के अंदर जो प्रकाश की मात्रा होती है, टेम्परेचर होता है, उसका तापमान होता है, आर्द्रता, नमी, जल में जल की उपलब्धता, इन सब बातों का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे ऋतु बदलती है वैसे वैसे इन चीज़ों में भी बदलाव आता है। बरसात की ऋतु में बरसात होती है तो जल की उपलब्धता ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी निश्चितता नहीं होती है कब बरसात होगी कब नहीं होगी। उसकी कोई एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, कितने दिनों बाद बरसात होगी, कितनी बरसात होगी। तो बरसात की ऋतु के कुछ अलग आयाम हैं। ऐसे ही सर्दी की ऋतु में सर्दी ज़्यादा रहती है, जल की आवश्यकता कम पड़ती है। तो सबसे पहले अपने को यही लिखना है कि किसी भी ऋतु में जलवायु के या पर्यावरण के अलग अलग कारक होते हैं। हर ऋतु में अलग तापमान होता है, हर ऋतु में जल की उपलब्धता अलग प्रकार की होती है, हर ऋतु में नमी अलग प्रकार की होती है। इस तरह के अनेक जो कारक होते हैं अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग होते हैं। अब अगर जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि अगर अपन गेहूं की फसल को खरीफ की फसल के रूप में बोएं, यानी इसको अगर बरसात में बोएं तो क्या होगा। तो गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जिसको एक समान अंतराल पर पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर आप इसको बरसात की ऋतु में बो देंगे तो बरसात कभी भी हो सकती है और कितनी भी मात्रा में हो सकती है, उसकी लिमिट नहीं है। तो इसकी जो गेहूं की फसल को एक निश्चित अंतराल पर जो पानी मिलना चाहिए या जो निश्चित पानी की मात्रा मिलनी चाहिए, वो हम उसका पालन नहीं कर पाएंगे बरसात की ऋतु में। और इस कारण से जल की पर्याप्त मात्रा उचित अंतराल पर फसल को नहीं मिल पाएगी। इसी प्रकार सर्दी के दिनों में जो लो टेम्परेचर होता है, कम तापमान होता है, वो नहीं मिल पाएगा बरसात की ऋतु में। तो ये कुछ कारण होंगे जिसके कारण से उतना उत्पादन नहीं मिल पाएगा बरसात की ऋतु में, या हो सकता है फसल ही चौपट हो जाए गेहूं की। तो इसलिए हमें जिस फसल के लिए जो उपयुक्त तापमान या उपयुक्त ऋतु है उसी में वो फसल बोनी चाहिए। अगर हम गेहूं की फसल को खरीफ की फसल के रूप में बोने का प्रयास करेंगे तो जल की अनिश्चित और सीमित मात्रा के कारण और अधिक तापमान के कारण या तापमान के अंतर के कारण गेहूं की फसल का उतना उत्पादन नहीं मिल पाएगा, अन्यथा हो सकता है कि फसल ही नष्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें लिखनी हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 8वां प्रश्न, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको ये लिखना है कि कोई भी फसल जब खेत में उगाई जाती है तो वो मिट्टी में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उनका उपयोग करती है। जल के साथ साथ वो पोषक तत्वों का भी अवशोषण करती हैं पौधे की जड़ें, और इससे उस खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस प्रकार अगर हम लगातार फसल बोते रहेंगे तो उस खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की अत्यधिक कमी हो जाएगी और आगे जो फसलें बोई जाएगी उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे और इस कारण से उनका उत्पादन नहीं होगा, उनकी वृद्धि रुक जाएगी या वृद्धि उचित मात्रा में नहीं हो पाएगी। तो उसकी पूर्ति के लिए इसीलिए हमें ये मार्गदर्शन दिया जाता है कि एक फसल के बाद अगली फसल के बीच में हमें थोड़ा बीच में अंतराल रखना चाहिए कुछ समय तक। या फिर अगर हमें लगातार फसल लेनी है तो हमें उसकी पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए खाद या उर्वरक खेत की मिट्टी में डालना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अंत में फिर से एक बार निष्कर्ष के रूप में कि इसलिए खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पोषक तत्वों की अत्यधिक कमी हो जाएगी। ये इस तरह से सारी बातें इसमें लिखनी है। अगला प्रश्न है, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं।
तो खरपतवार क्या है, ये निराई वाले में पॉइंट में आपको मिल जाएगा। कैसे इसका नियंत्रण कर सकते हैं ये भी आपको मिल जाएगा। तो अपन उसी में इसको देखते हैं ताकि उचित उत्तर आप लोग उसमें से लिख सकें। तो खरपतवार, ये खाद व उर्वरक मिलाना, ये हो गया। उसके बाद में अगला बिंदु सिंचाई हो गया। सिंचाई के पारंपरिक तरीके हो गए, सिंचाई की आधुनिक विधियां हो गई। खरपतवार ये आ गया। खरपतवार पहला तो उसने पूछा है कि खरपतवार किसे कहते हैं, तो ये इसका आंसर यहाँ लिखा है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये तो खरपतवार की परिभाषा हो गई। अब आप इस खरपतवार से कैसे निपट सकते हैं, इनको कैसे इस पे नियंत्रण कर सकते हैं, तो यहाँ इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना आपको, जैसा कि ये दिख रहा है। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार हटाने, उखाड़ने व हटाने से में सहायता मिलती है। सबसे पहले जब खेत जोतते हैं तो मिट्टी उलट पुलट हो जाती है, तो पहले से कोई खरपतवार उगी हुई है तो वो उखड़ जाएगी। सबसे पहला काम तो ये होता है। इससे खरपतवार पौधे सूख के मर जाते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय कब होता है? उसमें खरपतवार के जो पौधे हैं उनमें फूल नहीं उगे, उनमें बीज नहीं बने, क्योंकि अगर बीज बन गए तो वो और खरपतवार पैदा कर देंगे। इसलिए खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण व बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। ये तो हो गया मैनुअल तरीका, हाथ से मनुष्य के द्वारा या औजार से। दूसरा तरीका है दवाई डालकर। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2 या 4D ये नाम है उन रसायनों का जो खरपतवार कंट्रोल करने के लिए डाली जाती है, छिड़की जाती है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से, जो पीठ पर टंकी लगा करके जो छिड़कने की मशीन होती है, स्प्रेयर की या फुहारे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। ये आपको दिख रहा है, स्प्रेयर की सहायता से छिड़काव हो रहा है। तो ये बस इतना पर्याप्त है। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये इसका आंसर है जो अपने प्रश्न आया था कि खरपतवार क्या होती है और उसका नियंत्रण कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न बॉक्स को 10वां क्वेश्चन है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो इसमें देखिए क्या क्या स्टेप दिए गए हैं। फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना और खाद देना। तो सबसे पहला बॉक्स आएगा 1 नंबर पे, मिट्टी तैयार करना। सबसे पहला, हालांकि मिट्टी तैयार करना और खेत की जुताई करना ये एक ही पॉइंट में आया हुआ है बुक में, लेकिन मिट्टी तैयार करना ये एक टॉपिक हो गया। उसके अंदर होता क्या है, बुआई करना, जुताई करना, जोतते हैं खेत को, या मिट्टी तैयार करने के और भी 1-2 तरीके हैं। तो सबसे पहला बॉक्स मिट्टी तैयार करने का हो गया। उसके बाद खेत की जुताई होगी 2 नंबर पर। उसके बाद में तीसरे नंबर पर बुआई हो गई, जुताई के बाद बुआई हो गई। फिर चौथे नंबर पर खाद देना हो गया। फिर 5वें नंबर पर सिंचाई हो गई। फिर 6ठे नंबर पर कटाई हो गई और फिर 7वें नंबर पर फसल को चीनी मिल में भेजना। ये इस तरह से इस क्रम में इन बॉक्सेज को अपन लगाएंगे तो इसका सही आंसर बन जाएगा। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ये नीचे एक पहेली, वर्ग पहेली दी हुई है, इसमें आप देखिए, इसमें अपन भरेंगे सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर। तो पहला है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, 1 नंबर। तो आप इसमें देखिए ऊपर से नीचे में 1 नंबर में ये दिया हुआ है, र लिखा हुआ है शुरुआत में। तो ऊपर से नीचे इसको भरना है तो रहट भरा जाएगा, इसमें रहट हो जाएगा।
अब देखो दूसरा क्या है, ऊपर से नीचे, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, ये भरना है 2 नंबर पर ऊपर से नीचे। तो 2 नंबर में ऊपर से नीचे देखो दूसरा अक्षर शू लिखा हुआ है, तो पालतू पशुओं की बड़े पैमाने पर देखभाल करना पशुपालन होता है, तो हम इसमें लिख देंगे पशुपालन, शू आ जाएगा दूसरे नंबर पर। और क्या इसमें क्लू दिया हुआ है, तीसरा है, तीसरा फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, 3 नंबर। तो देखिए 3 नंबर पे नीचे फ लिखा हुआ है, तो खरीफ हो जाएगा, ये खरीफ है, खरीफ की फसल, ये वर्षा ऋतु की फसल होती है। और छठा है फसल पक जाने पर काटना, ये 6 नंबर में ऊपर से नीचे, तो इसमें ई लिखा हुआ है लास्ट में, तो कटाई लिख देंगे इसमें अपन, कटाई। अब बाएं से दाएं भरना है, बाएं से दाईं ओर। पहला है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, तो शीत ऋतु में रबी की फसल उगाई जाती है, तो 1 नंबर र लिखा हुआ है, बी और लिखना है, तो रबी हो जाएगा। 4 नंबर एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, फसल कहलाते हैं, तो 4 नंबर में दाएं से बाएं फसल, फ लिखा हुआ है, स और ल और लिख देंगे तो फसल हो जाएगा। 5वां है रासायनिक पदार्थ जो पौधे को पोषण प्रदान करते हैं, उर्वरक होते हैं, रासायनिक तो उर्वरक होते हैं, तो 5 नंबर को देखना है। 5 नंबर देखिए यहाँ पर र और व लिखा हुआ है 2 नंबर पे, तो उर्वरक इसमें सेट हो जाएगा, तो उर्वरक इसमें लिख देंगे हम। और लास्ट में है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, तो निराई कहते हैं उसको, 7 नंबर पे देखिए ई लिखा हुआ है लास्ट में, तो निराई लिख देंगे। तो ये आपको वर्ग पहली बना करके इसको फिल करना है, ये क्लूज़ भी लिखने हैं आपको, संकेत भी लिखने हैं। और कुछ एक क्वेश्चन और बच गए हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ ताकि ये लेसन कंप्लीट हो जाए। ये कुछ ये प्रोजेक्ट वर्क जैसा है, ये अभी पॉसिबल कम हो पाएगा, या जो पॉसिबल हो सकता है घर पर वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, वो आप करने की कोशिश कीजिए। ये है क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं, प्रोजेक्ट वर्क है। पहला है मिट्टी में कुछ बीज बोइए तथा ड्रिप सिंचाई लगाइए। तो आपके घर में जो भी बीज हो, मूंग हो, मोठ हो, जो भी बीज उपलब्ध हो उसको आप बोइए। और ड्रिप सिस्टम कैसे लगाना, कोई बोतल में एक नली लगा करके बूंद बूंद टपकता रहे पानी, या कोई एक धागा लगा दिया उसमें छेद करके ढक्कन में, तो बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा। ऐसा सिस्टम, ड्रिप सिस्टम बना सकते हैं आप घर पर, अभी टाइम भी है। प्रतिदिन अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। पहला, आपके विचार से क्या इस विधि से जल की बचत होती है, तो बिल्कुल होती है ड्रिप सिस्टम से। इसमें उत्तर लिखना आपको, हाँ हमारे विचार से इसमें अत्यधिक जल की बचत होती है। और दूसरा, बीज में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन कीजिए। अब आपने जैसे मूंग का बीज बो दिया, मोठ का बीज बो दिया, तो अब आप उसका एक एक दिन का नोट करो। पहले दिन क्या देखा आपने, कुछ नहीं देखा। दूसरे दिन क्या देखा, कुछ नहीं देखा। तीसरे दिन छोटा सा अंकुर देखा, चौथे दिन थोड़ा बाहर आया। ऐसे आप उसमें उसको नोट करो, बीज में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं, पहला जो प्रश्न है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के बीज एकत्र कर छोटे थैलों में रखिए, मतलब प्लास्टिक की थैलियों में। इन बीजों को हर्बेरियम में लगाकर नाम लिखिए। हर्बेरियम मतलब जो प्लांट्स का जो कलेक्शन होता है, बीजों का, प्लांट्स का, प्लांट से रिलेटेड जो कलेक्शन होता है, जो हम संग्रहण करते हैं विभिन्न चीज़ों का, उसको हर्बेरियम कहते हैं। तो छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियों में अलग अलग बीजों का संग्रह, तो ये हम स्कूल में करते रहते हैं, आपने भी किया होगा। अब स्कूल खुलेंगे तब आपको फिर से करवाएंगे, तो ये इसका इंस्ट्रक्शन अपन स्कूल खुलने के बाद देंगे। तीसरा है, कृषि में उपयोग आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा उन्हें फाइल में लगा कर उनके नाम और उपयोग लिखिए। तो आप इनको देख ज़रूर लें। आप इस लेसन में बहुत सारे कृषि के चित्र आपको मिल जाएंगे, तो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोटिस में ले लें अपने, कैसे कैसे कृषि में काम आने वाले। पहला देखिए, ये हल है, ये हल का चित्र है। दूसरा, ये देखिए, ये है ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर चला रहा है, जुताई कर रहा है खेत की कल्टीवेटर से।
ये पारंपरिक हो गया, चलो छोड़ो। ये है बीज डालने की मशीन, सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल काम आती है आजकल ट्रैक्टर में लगा करके। और उसके बाद में ये पारंपरिक रहट वगैरह है, सिंचाई के तरीके हैं। ये देखिए, ये स्प्रेयर है, ये फुहारा डालने की, दवाई छिड़कने की मशीन, स्प्रेयर। इसके बाद में देखिए ये कंबाइन है, ये कटाई भी कर देती है और थ्रेशिंग भी कर देती है, वो दाना भी निकाल देती है और कटाई भी कर देती है। ये विनोइंग है, कोई अपने खुद ही अगर दाना अलग करना चाहे तो विनोइंग तरीके फटक करके अलग कर सकते हैं। ये विनोइंग की मशीन है। और ये साइलो है जहाँ बड़े मात्रा में अनाज को संग्रहित रखा जाता है। तो ये कुछ जो मशीनों के चित्र है इसमें दे रखे हैं, वो आपको देखने चाहिए। और कुछ अगर आपके पास अवेलेबल हो जाएं कुछ मशीनों के चित्र, तो ये प्रश्न लिख करके आप चिपका भी सकते हैं। और ये जो किताब में जो चीज़ें आई हुई है उनके नाम लिख करके और उनका उपयोग ज़रूर लिख दें, ये ज़रूर करें इसके आंसर में। और परियोजना कार्य किसी फार्म, पौधशाला अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित की जानकारी प्राप्त कीजिए: बीज का चयन का महत्व और सिंचाई की विधियाँ। अब इसको देखो, इधर इसमें दिया हुआ है, और भी है। अधिक शीत व अधिक गर्मी के मौसम का पौधों पर प्रभाव, लगातार वर्षा का पौधों पर प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक व खाद। तो आप कहीं जाना अगर संभव नहीं हो तो एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, इसी से आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। भ्रमण अध्ययन का एक उदाहरण, हिमांशु एवं उसके मित्र ठीकरी गांव जाने के लिए बहुत उत्सुक व जिज्ञासु थे। वे श्री जीवन पटेल के फार्म हाउस पर गए। वे बीज व अन्य वस्तुएं एकत्र करने के लिए अपने थैले भी ले गए। वहाँ पर हिमांशु ने कहा, श्रीमान जी नमस्कार, मैं हिमांशु हूँ और यह मेरे मित्र मोहन, डेविड और सबीहा है। हम फसल एवं अन्य क्रियाकलापों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। तो श्री पटेल कहते हैं, नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप क्या जानना चाहते हैं? तो सबीहा कहती है, आपने कृषि का कार्य कब प्रारंभ किया और आप कौन सी मुख्य फसलें उगाते हैं? तो श्री पटेल ने कहा, लगभग 75 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी ने यह कार्य प्रारंभ किया था। मुख्य रूप से हम गेहूं, चना, सोयाबीन और मूंग की फसल उगाते हैं। डेविड ने कहा, श्रीमान क्या आप हमें फसल की कृषि की पारंपरिक व आधुनिक पद्धतियों की जानकारी देंगे? तो श्री पटेल कहते हैं, पहले हम दरांती, हल, बैल, कुदाली जैसे पारंपरिक औजारों का प्रयोग करते थे तथा सिंचाई के लिए हम वर्षा पर निर्भर रहते थे, परंतु अब हम सिंचाई के आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हैं। हम ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल व हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं। हमें उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं। हम मिट्टी की जांच कराते हैं तथा खाद व उर्वरक का प्रयोग करते हैं। कृषि के लिए दूरदर्शन, रेडियो एवं अन्य माध्यमों से नवीन जानकारी प्राप्त होती है। परिणामतः हमें बड़े स्तर पर अच्छी फसल प्राप्त होती है। इस वर्ष हमें चने की 9 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त हुई। इसी प्रकार 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं की उपज प्राप्त हुई है। मेरे विचार में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए नई तकनीक व जागरूकता की आवश्यकता है। मोहन कहता है, सबीहा यहाँ आओ, देखो यहाँ कुछ केंचुए हैं, क्या ये किसान की सहायता करते हैं? सबीहा, ओह मोहन, इसके विषय में हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। श्री पटेल कहते हैं, केंचुए मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बना देते हैं, जिससे वायु का आवागमन ठीक से होता है, अतः ये किसान के मित्र हैं। डेविड कहता है, क्या हम उन फसलों के बीज ले सकते हैं जिन्हें आप यहाँ उगाते हैं? उन्होंने कुछ बीज, उर्वरक व मिट्टी के नमूने थैलियों में एकत्र किए। हिमांशु ने कहा, श्रीमान हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इतनी जानकारी दी तथा हमारे भ्रमण को सुखद बनाया। तो ये एक नमूना है कि इस तरह से अगर आप कहीं जाएंगे किसी भी बगीचे में, किसी भी खेत में, तो ये बातचीत हो सकती है वहाँ। एक बार मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि इन बिंदुओं पे क्या है बीज चयन का महत्व। तो जैसा बीज आप चयन करोगे, जैसा बीज आप बोओगे, उसी क्वालिटी की फसल पैदा होगी। इसलिए आजकल रेडीमेड बीज लाते हैं बाज़ार से, थैलियों वाला,
पहले अपनी फसल में से ही बीज निकाल के रखते थे अगली फसल के लिए। तो इसका बड़ा महत्व है बीज चयन का। बीज जैसा होगा वैसे ही फसल होगी। दूसरा, सिंचाई की विधियाँ। तो सिंचाई की विधियाँ आजकल पुरानी विधियाँ कम काम में लेते हैं। आजकल फुहारे, जिसको आप स्प्रिंकलर कहते हैं, छिड़काव विधि ज़्यादा काम आती है। आजकल ड्रिप सिस्टम का प्रयोग भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन दोनों विधियों से कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो जाती है, अच्छी सिंचाई हो जाती है। ऐसे ही अधिक शीत व अधिक गर्मी के मौसम का पौधों पर प्रभाव। तो अधिक शीत पड़ने से पौधे पर पाला पड़ जाता है, बर्फ़ जम जाती है और पौधे मर जाते हैं। और अधिक गर्मी से भी पौधे सूख जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में उनको जल की उपलब्धता न होने पर वो सूख जाते हैं। और लगातार वर्षा का पौधों पर प्रभाव। लगातार वर्षा से पौधे गल सकते हैं, उनकी मिट्टी बहने के कारण वो मृदा में अस्थिर हो सकते हैं, वो नीचे गिर सकते हैं। तो लगातार बरसात से भी पौधों पर कुप्रभाव पड़ता है। और उपयोग में आने वाले उर्वरक व खाद, तो अधिकतर आजकल उर्वरक यूरिया और ये पोटाश वगैरह खेतों में डालते हैं, यानी उर्वरक ज़्यादा डालते हैं। लेकिन अब किसानों को समझ में आने लगा है कि लंबे समय तक यूरिया का प्रयोग करना अच्छा नहीं है, ये खेत की उर्वरक क्षमता को कम करते हैं। इसलिए अब धीरे धीरे जैविक खाद की ओर लौट रहे हैं। आजकल जैविक खाद का प्रयोग भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जो खेत और किसान दोनों के लिए अच्छा है, जो कि पशुओं के अपशिष्टों से और पेड़ पौधों के अपशिष्ट या उनके जो अवशेष है उनसे बनाया जाता है। इसमें इस खाद को सड़ाकर और अच्छी क्वालिटी का बनाया जा सकता है। ऐसी केंचुए खाद का भी प्रयोग कहीं कहीं होता है। इस तरह के कई प्रकार के खाद है, लेकिन जो जैविक खाद है, जो जीवों से बने हुए खाद हैं, वो खेत के लिए अच्छे होते हैं और उनका प्रयोग भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जैविक खाद का उपयोग अत्यधिक लाभप्रद है। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं। ये केवल आपको इस पहेली तक ही रिटर्न वर्क करना है। इसके बाद वाले जो हैं ये केवल नॉलेज के लिए हैं। इनको हमने रीड किया है, इनको हमने अंडरस्टैंड किया है। केवल आपको पहेली तक का रिटर्न वर्क करना है। ये रिटर्न वर्क में करने के क्वेश्चन हैं। और अगले वीडियो में हम अगले लेसन को स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 कंप्लीट हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। और अगले वीडियो में हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, समय का उपयोग करते रहिए और जो भी चीज़ें रिटर्न में हो रही है उनको लर्न करते रहिए। ओके, सी यू, बाय।